अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज क्लास में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस रही, इस वज़ह से मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से कर रहा हूँ। मैंने आज रेडियो एक्टिविटी के डिटेक्टर्स पढ़ाए थे। उन डिटेक्टर्स में से मैंने जीएम ट्यूब जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको ब्रीफली रिवाइज़ किया था और उसके बाद 2 मज़ीद डिटेक्टर्स थे। तो जल्दी-जल्दी से देखते हैं क्या था। लास्ट क्लास में जीएम ट्यूब विद रेट मीटर में हमने डिस्कस किया था कि एक जीएम ट्यूब में एक सिलेंडर है हमारे पास। इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है, कोई इनर्ट गैस है जो आयनाइज़ हो सकती है, जैसे कि हीलियम गैस है या नियॉन गैस है। या आर्गन गैस है, यहाँ पे इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये गैस इसके अंदर भरी हुई है, यहाँ पे लगा हुआ है एक इंसुलेटिंग बफर, ठीक है? इस इंसुलेटिंग बफर के ऊपर लगा हुआ है एक स्टिफ वायर और ये जो सिलेंडर है इसकी इनर वॉल्स कंडक्टिंग है। रेडियोएक्टिव सैंपल जो हमने सामने रखा है, इसमें से रेडियोएक्टिव इमिशंस अंदर आएँगी और जब वो इमिशंस अंदर आएँगी यहाँ पे तो वो क्या करेंगी, वो आयनाइज़ेशंस करेंगी। तो जो आयन्स होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेंगे क्योंकि हमने ना इस सिलेंडर की अंदर वाली वॉल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तो ये पॉजिटिव आयन्स को अट्रैक्ट करेंगे और जो दरमियान वाला वायर है, इसमें से हमने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ था, तो ये नेगेटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो नेगेटिव आयन है, वो यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ एब्ज़ॉर्ब होगा और यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस सेक्शन में से आएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि रेट मीटर। रेट मीटर बेसिकली काउंटर है। ये काउंट करता है नंबर ऑफ आयनाइज़ेशंस को यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू को। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर कोई 100 आयनाइज़ेशंस हुई हैं, यहाँ पे 100 काउंट्स मिल जाएँगे। तो हम ना एक पर्टिकुलर टाइम लेंथ में जैसे 5 मिनट में या 10 मिनट में कितने काउंट्स आ रहे हैं उसको नोट करके, काउंट रेट मेज़र करके करके एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं जीएम ट्यूब। ये इंस्ट्रूमेंट बीटा और गामा की डिटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। राइट? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स गामा रेडिएशन अंदर जाके आयनाइजेशंस करती हैं और ये बहुत अच्छा है। लेकिन अल्फा को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से एक है स्पार्क काउंटर। नाउ व्हाट इज़ स्पार्क काउंटर? गौर से देखो। स्पार्क काउंटर क्या है? एक स्पार्क काउंटर में हमारे पास एक वायर मैश है, जो तुमको नज़र आ रहा होगा सामने एक वायर मैश है, ठीक है? और सामने एक स्टिफ वायर हमने खड़ा किया हुआ है इसके और नीचे एक बेस प्लेट है जो कि ज़ाहिर है इंसुलेटिंग होनी चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किटिंग होगी। हमने जो स्टिफ वायर है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से लगाया है और जो वायर मैश है, जो वायर गॉज है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। इनके दरमियान में कोई बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान में सेट होगी वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो कोई पार्टिकल्स ही नहीं है दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड है बस यहाँ पे। अब इस स्पार्क काउंटर के जो 2 चीज़ें हैं यानी कि एक वायर मैश और उसके सामने जो स्टिफ वायर है, इनके दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, अगर हम क्या करें करीब में एक रेडियो एक्टिव सैंपल ला के रखते हैं जैसे कि रेडियम जो होता है ना, 2 आइसोटोप्स हैं, एक 224 है और एक 226 है, दोनों अल्फा पार्टिकल एमिटर्स हैं। अगर एक रेडियम सोर्स इनमें से कोई सा एक रख दिया, तो ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। ये अल्फा पार्टिकल चलते हुए जाएँगे उस सेक्शन में, ये अल्फा पार्टिकल चलते हुए जाएँगे उस सेक्शन में कहाँ से? अल्फा पार्टिकल चलते हुए जाएँगे इस सेक्शन में, यानी मीडियम बिटवीन द वायर गॉज एंड द स्टिफ वायर। इसके दरमियान में अल्फा पार्टिकल्स पहुँचेंगे। यहाँ पहुँच के एयर के पार्टिकल्स को आयनाइज़ करेंगे। क्योंकि तो आयनाइज़ेशन बहुत ही ज़्यादा होती है ना, तो वो यहाँ पे पॉज़िटिव नेगेटिव आयन्स क्रिएट करेगा एयर बिटवीन द 2 में। जैसे ही पॉज़िटिव नेगेटिव आयन्स बनेंगे, तो वो अपने-अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब एयर में से हॉप करें, एयर में से जंप करें, तो इलेक्ट्रॉन्स स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो यहाँ पे दरमियान में हमारे पास स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे और जैसे ही स्पार्क्स होंगे, तो एविडेंस मिल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। सो ये स्पार्क काउंटर एक डिवाइस है जो अल्फा पार्टिकल की डिटेक्शन करता है, अल्फा पार्टिकल्स की मेजरमेंट के भी में भी हेल्प करता है। मेजरमेंट में कैसे हेल्प करता है कि जितने ज़्यादा स्पार्क्स नज़र आएँगे, उतने ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स। मिसाल में अगर हम इसको देख रहे हैं और हमने देखा हो 5 मिनट के अंदर मिसाल में 100 स्पार्क्स आ रहे हैं, तो ये 100 स्पार्क्स 100 आयनाइज़ेशंस को डिटरमाइन कर रहे हैं, 100 आयनाइज़ेशंस बता रहे हैं
और 100 आयनाइजेशंस का होना अल्फा पार्टिकल्स का एक सर्टेन नंबर रिलेट कर। तो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कोई और रेडियम सोर्स लाके आपने रखी और इन्हीं 5 मिनट में 200 स्पार्क्स नजर आए, तो इसका मतलब है उसकी एक्टिविटी, उसका रेट ऑफ एमिशन पुरानी वाली अल्फा पार्टिकल सोर्स से ज़्यादा है, डबल है। इसी तरीके से अगर किसी वक़्त एक दफ़ा आपने 5 मिनट्स के अंदर नोट किया कि 430 स्पार्क्स हो रहे हैं और कुछ देर बाद उसी सोर्स में से 430 की जगह स्पार्क्स आने लग गए अप्रॉक्सिमेटली 215 अप्रॉक्सिमेटली, तो हम कह सकते हैं जो टाइम इंटरवल होगा इसके दरमियान में, ये इसका हाफ लाइफ होगा। इसका मतलब ये जो स्पार्क काउंटर है, इसको हम डिटेक्शन के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ उन सोर्सेज़ के लिए अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकता है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करने वाले, जैसे रेडियम है, जैसे कि यूरेनियम वगैरह, उनके लिए अच्छा है। क्योंकि बीटा और गामा में तो आयनाइज़ेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती ही नहीं है, तो वो यहाँ बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे। तो अल्फ़ा और एमिट करने वाली सोर्सेज़ यहाँ पे अच्छे से डिटेक्ट हो सकती हैं। मैंने इसके लिए ना पॉइंट्स लिख के कि स्पार्क काउंटर किस तरीके से हमारे लिए एक डिटेक्टर है, हाउ डज़ इट डिटेक्ट सैंपल्स दैट एमिट अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनके लिए काम आता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको इस सिलेबस में नया ऐड हुआ था और लास्ट ईयर के पेपर में 2024 जून के पेपर 2 में इसके ऊपर एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन भी आया है। इस वजह से ज़रा-सा देख लेना इसको। इनके ऊपर क्योंकि नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, स्पार्क काउंटर तो बता दिया। अगली बात क्या है? अगला हमारे पास जो डिटेक्टर है उसका नाम है क्लाउड चेंबर। अभी क्लाउड चेंबर क्या है? अब देख लो बेटा, रफ सा डायग्राम है, फिर प्रॉपर डायग्राम में दिखा देता हूँ। एक क्लाउड चेंबर में हमारे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर की बेस के ऊपर हमने कुछ आइस क्रश करके यहाँ पे लगाई हुई है। कुछ आइस है, ड्राई क्रश्ड आइस है। इस आइस का जॉब ये है कि ये इस सेक्शन में टेम्परेचर को लो रखेगा। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है जो कि आइस की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है उसको यहाँ पे मेंटेन, लो टेम्परेचर रहता है। इसका मतलब ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये एक लो टेम्परेचर सेक्शन है। अच्छा, अब ये जो लो टेम्परेचर सेक्शन है ये जो लो टेम्परेचर सेक्शन है, इसमें हमने एयर भरी हुई है। एयर जो है उसका टेम्परेचर उसके प्रेशर को डिटरमिन करता है। जितना हाई प्रेशर, जितना हाई टेम्परेचर पे कोई गैस होती है उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन देयर टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर को लो मेंटेन किया हुआ है तो लो प्रेशर भी होगा और पार्टिकल्स बड़े नज़दीक-नज़दीक गैस के। तो अंदर एयर है। एयर में तो वैसे ही वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्ट होता है, वाटर के कुछ पार्टिकल्स होते ही हैं, वाटर वेपर्स होते ही हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ना इस एयर को ज़्यादा वाटर वेपर्स देने के लिए ना क्या किया है कि एक बफर वाटर में सोक करके यहाँ साइड में और यहाँ भी लगा दिया। ये क्या करेगा, ये एयर एयर के अंदर वाटर के वेपर्स को इमिट करेगा। वाटर वेपर्स यहाँ इमिट हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो कोल्ड सेक्शन है, लो टेम्परेचर सेक्शन है, इसमें एयर जो है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सन्ट्रेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होंगे। तो हम कह सकते हैं जो एयर है ना, ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड एयर है विद वाटर वेपर्स। अच्छा, वाटर वेपर्स की जगह ना यहाँ पे अल्कोहल भी हो सकती है, ये अल्कोहल में भी सोक हुए हो सकते हैं, तो अल्कोहल के भी वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स और अल्कोहल के वेपर्स की प्रॉपर्टी है, वाटर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, उसमें ना पोल्स बने हुए होते हैं। जैसे आपको पता है वाटर का कॉम्बिनेशन तो H2O है, लेकिन वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, उसके उसके पोल्स बने हुए होते हैं। उसकी एक साइड पॉजिटिव होती है, आयोनिक बॉन्ड्स की तरह, एक साइड नेगेटिव होती है। आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें 2 पोल्स बने हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर के वेपर्स जो होंगे वो एयर में हाईली कॉन्सन्ट्रेटेड, हाईली सैचुरेटेड होंगे, ठीक है? अच्छा, अब क्या-क्या बात हो गई? हमारे पास क्रश्ड आइस की वजह से एक सेक्शन है जो कि लो टेम्परेचर पे है। इस लो टेम्परेचर सेक्शन में, ये जो लो टेम्परेचर सेक्शन है, लो टेम्परेचर सेक्शन में हमने बहुत ज़्यादा हेवीली कॉन्सन्ट्रेट करवाए हुए हैं वाटर के वेपर्स या अल्कोहल के वेपर्स, जो कि पोल्स वाले हैं, पोलराइज्ड हैं। ठीक है? अच्छा, इस कंटेनर के ऊपर जो कवर है ना, लिड, ये ग्लास की लिड है, ताकि आप अंदर देख सकें। साइड में एक और ग्लास का छोटा सा सर्कुलर सेक्शन है जिसके अंदर से बल्ब
अपनी लाइट अंदर भेज रहा है। यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, इंटेंस लैंप है, यहाँ से लाइट अंदर की तरफ। अच्छा अब क्या होगा कि हमने साइड में एक रेडियो एक्टिव सैंपल रख दिया। ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल है जो रेड कलर से रेडियो ये रेडियो एक्टिव सैंपल क्या करेगा, ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट करने वाला सैंपल है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन एबिलिटी बड़ी अमेजिंग है, बहुत आयनाइज करते हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली एक अकेला अल्फा पार्टिकल तकरीबन 10 टू द पावर 7 एयर के पार्टिकल्स को आयनाइज कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सो बुक्स में भी इस अप्रॉक्सीमेशन को ऐसे कहते हैं कि एक अकेला अल्फा पार्टिकल ओवर 100,000 एयर मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकता है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और अपनी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ आयनाइजेशन की वजह से एयर के पार्टिकल्स को आयनाइज करेगा। यहाँ से जो एयर के पार्टिकल्स आयनाइज होंगे उनका एक ट्रेल बन जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, ये जो पॉजिटिव आयंस निकल रहे होंगे आपको लगता है कि अच्छा आयन तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, जाहिर है। जैसे ये कोई एक पार्टिकल, इस पार्टिकल के अंदर ज़ाहिर है न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी हैं। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किडनैप कर लिया जाए, नॉकआउट करा दिया जाए, अब ये कोई बहुत अच्छी पिक्चर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अंदाज़े से ये एक इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ दी। अब इलेक्ट्रॉन तो एक छोटा-सा नेगेटिव पार्टिकल है, वो तो अलग हो ही गया। लेकिन बाकी जो पूरी भारी सी चीज़ है, यानी पूरा एटम है विद वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन, कैन आई से इट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो ट्रेल बनेगी पॉजिटिव आयन्स की, क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव आयन्स अपने सराउंडिंग में एयर के वेपर्स को अट्रैक्ट करेगा? ये एयर के वेपर्स ना दूर थे शुरू में, मतलब जितने भी दूर थे थोड़े बहुत जो भी, तो आपको लगता है ये जो पॉजिटिव सेंटर है, ये इन आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसकी तरफ अपने नेगेटिव एंड की वजह से, अपने नेगेटिव पार्टिकल की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। जैसे ही करीब में अट्रैक्ट होंगे तो आपको पता है कोई भी वेपर अगर किसी सरफेस को टच करे, किसी पार्टिकल को टच करे, तो वो अपनी हीट एनर्जी लूज़ करके कंडेंस हो जाता है। तो क्या होगा, ये जो वाटर के वेपर्स हैं ना, ये यहाँ पे आके एकदम कंडेंस होंगे और कंडेंस होते ही यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाएँगे। तो क्या होगा, इस जगह ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो क्या ना ऐसे वो जो अल्फा पार्टिकल निकला था, रेडियो एक्टिव सैंपल में से अल्फा पार्टिकल निकला था, उसके साथ पॉज़िटिव आयन्स की ट्रेल बनी थी। क्या ना ऐसे यहाँ पे आप एक वाटर ड्रॉपलेट्स की ट्रेल बन गई। जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे आए थे बहुत सारे इधर-उधर से पार्टिकल। इन पार्टिकल्स ने कौन से? वाटर के वेपर्स। इन्होंने यहाँ पे एक ड्रॉपलेट्स की लाइन बना दी। ये जो जहाँ-जहाँ से अल्फा पार्टिकल गुज़र रहा होगा, वहाँ पे आयन्स बनेंगे, वहाँ पे ड्रॉपलेट्स जमा होंगे। जब ड्रॉपलेट्स जमा होंगे तो हमारी जो लाइट आ रही है, यहाँ देख लो, जो लाइट आ रही है, जब वो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो हम कह सकते हैं शाइन कर रहा होगा पूरा, लाइट को रिफ्लेक्ट करके। तो हमें नज़र आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ-यहाँ से गुज़रा है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस सोर्स में से निकले होंगे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो जहाँ-जहाँ गुज़रे होंगे अल्फा पार्टिकल, वहाँ इस तरह से आपके पास एक शाइनी पूरा स्ट्रीक ऑफ लाइट बन रहा होगा। उसकी वजह है कि लाइट पड़ के इनके ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही होगी वाटर ड्रॉपलेट्स या अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स की वजह से। तो हमें अल्फा पार्टिकल की ना ट्रेल नज़र आएगी, अल्फा पार्टिकल का ट्रैक नज़र आएगा। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्लाउड चेंबर। इस क्लाउड चेंबर में लो टेम्परेचर सेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड एयर होगी, यानी एयर कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड विद वेपर्स ऑफ वाटर और अल्कोहल। और यहाँ जब कोई रेडियो एक्टिव सैंपल अल्फा पार्टिकल एमिट करे और अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल के जा रहे होंगे, तो वो आयनाइजेशंस करते चले जाएंगे, पॉजिटिव आयंस की एक ट्रेल बन जाएगी। वो पॉजिटिव आयंस अपने सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स हैं, अल्कोहल के वेपर्स हैं, उनके नेगेटिव पोल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो वो कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंस हो जाएँगे तो जहाँ आयन्स थे वहाँ पे ड्रॉपलेट्स का रश लग जाएगा, ड्रॉपलेट्स डिप्लीट कर देंगे, जमा हो जाएँगे इस तरीके से और लाइट पड़ेगी तो चमकेंगे, शाइन करेंगे, यानी हमें नज़र आएगा कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल गुज़रा। तो क्लाउड चैम्बर अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स को दिखाने की एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स नज़र आएँगे, हम नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑब्ज़र्व्ड पर यूनिट टाइम को काउंट कर सकते हैं, एक्टिविटी वगैरह को कंपेयर करने के लिए। लेकिन ये डिवाइस भी अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा अच्छे से दिखाती है,
क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा आयनाइज़ेशंस करते हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ना, इनकी जगह अगर बीटा पार्टिकल्स होते तो ट्रैक इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, तो अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स थिक होते हैं। अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स स्ट्रेट भी होते हैं और अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स इन ऑल डायरेक्शंस होते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस। अब इन 4 बातों के 4 रीज़न्स हैं। अल्फा पार्टिकल का ट्रैक थिक क्यों होता है? थिक इसलिए होता है कि अल्फा पार्टिकल बहुत आयनाइज़ेशंस करता है, तो जहाँ से गुज़रता है वहाँ आयन्स ही आयन्स जमा हुए, ठीक है? तो जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुज़रा है तो यहाँ आयन्स का रश लग जाए। जब ज़ाहिर है आयन्स का रश लगेगा तो ड्रॉपलेट्स का भी रश लगेगा। जितने ज़्यादा आयन्स होंगे, उतने ज़्यादा वेपर्स को वो अट्रैक्ट करके कंडेंस करवाएँगे, उतना ज़्यादा ड्रॉपलेट जमा होगा, उतनी मोटी-सी लाइट की स्ट्रीक नज़र आएगी। तो अल्फा पार्टिकल का ट्रैक थिक होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कॉज़ ह्यूज नंबर ऑफ आयनाइज़ेशंस, ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, ये शॉर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल की एयर में आपको याद होगा रेंज 6 से टिपिकली 6 से 8 सेंटीमीटर होती है बेटा, इसमें हम इसको 5 से 9 भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये 6 टू 8 होती है नॉर्मल एयर प्रेशर। तो अल्फा पार्टिकल का ट्रैक बहुत छोटा होगा, शॉर्ट होगा और वजह है कि अल्फा पार्टिकल बहुत जल्दी अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आयनाइज़ेशंस करते हैं, अपने बड़े साइज़ होने की वजह से। तो शॉर्ट होंगे इनके ट्रैक। इनके ट्रैक स्ट्रेट क्यों होंगे? अल्फा पार्टिकल मैसिव पार्टिकल्स हैं, उनका मास है 6.6 10 टू द पावर माइनस 27 एज़ कंपेयर्ड टू अ बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तकरीबन 8000 टाइम्स हेवियर है। पहले भी बात हुई हमारी। अल्फा पार्टिकल का मास तकरीबन 8000 टाइम्स, पूरा 8000 नहीं बेटा, 7000 समथिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को याद होगा मोमेंटम क्या होता है? एम इनटू वी। अगर ज़्यादा मोमेंटम होता है किसी चीज़ का, तो उसके डायरेक्शन में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है ड्यूरिंग अ कोलिशन। जब वो टकराता है तो वो दूसरी चीज़ों की तो जगह चेंज कर देता है, अपनी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लेता। तो अल्फा पार्टिकल का ट्रैक स्ट्रेट इसलिए होगा कि वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाला पार्टिकल है, मूविंग विद लार्ज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मास ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा। चौथी बात, अल्फा पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन क्यों एमिट होंगे? क्योंकि रेडियो एक्टिव एमिशंस रैंडम होती है, तो हमें ट्रैक्स हर तरफ नज़र आएँगे इसमें। सही हो गया बेटा? तो अगर मैं आपको एक बुक की पिक्चर दिखाता हूँ क्लाउड चेंबर, तो मैंने ना बुक से इसको स्कैन किया था ताकि ना चीज़ें अच्छी तरह से लेबल हो जाए। ये बेटा एक क्लाउड चेंबर है। इस क्लाउड चेंबर में हमारे पास क्रश्ड आइस की एक स्ट्रिप, एक इसमें फ़ोम स्पंज है एब्ज़ॉर्प्शन के लिए, जो भी वहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स। उसके बाद ऊपर ये चैम्बर है जिसके अंदर हमारे पास एयर है, जिसमें कॉन्सन्ट्रेटेड एयर विद सुपर सैचुरेटेड एयर विद वेपर्स है। ये फेल्ट स्ट्रिप भी बोलते हैं इसको बच्चों, इसको बफर भी बोल सकते हो, जिसको सोक किया हुआ होगा वाटर में या अल्कोहल। ये हमारा वेपर एमिटर है, इधर भी है और इधर। ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लिड है जिसमें से हम देखेंगे, आप और मैं देखेंगे, ठीक है? यहाँ एक लाइट सोर्स है जो कि लाइट को अंदर फेंक रही है। यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल की सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगी हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल में, और जहाँ-जहाँ से निकलेंगे वहाँ ट्रैक्स बनेंगे। ठीक हो गया बेटा? मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं, तमाम चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको भेजूँगा। ये पिक्चर मैंने बुक में से स्कैन की, मुझे बस इसमें लेबल करना रह गया है, मैं ट्राई करूँगा आपको भेजने से पहले इसकी लेबलिंग कर। ये ये अल्फा पार्टिकल की सोर्स है और अपने आस-पास ये मोटे-मोटे ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल के। और ज़ाहिर है हर ट्रैक एक स्ट्रीम है ड्रॉपलेट्स की जिनको लाइट शाइन कर रही है, इल्यूमिनेट कर रही है ना? बता रहे हैं। तो ये मोटे ट्रैक्स हैं बच्चों, स्ट्रेट ट्रैक्स हैं, हर डायरेक्शन में ट्रैक्स हैं, छोटे ट्रैक्स हैं, ठीक है? ये है अगर बीटा एमिटर होता ना, ये टूटे-टूटे हुए ट्रैक्स हैं, ब्रोकन ट्रैक्स हैं। क्यों? बीटा पार्टिकल खुद बेचारा एक इलेक्ट्रॉन जितना मैसिव होता है। वो तो एक आयनाइज़ेशन करता है तो अपनी एनर्जी का ज़्यादातर पार्ट ज़ाया करता है। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी तो बचती नहीं है। तो ये ट्रैक्स इतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है। ये इतने ज़्यादा थिक भी नहीं होते जितने अल्फा पार्टिकल के। पिक्चर पे ना जाना बेटा, पिक्चर तो ली गई है, बहुत प्रोसेस करके दी गई है आपको। लेकिन जितने मोटे ट्रैक्स अल्फा पार्टिकल बनाता है, इतने बीटा बना नहीं सकता।
ठीक है ना? तो बीटा पार्टिकल के ट्रैक्स कर्वी होते हैं, बीटा पार्टिकल क्योंकि बीटा पार्टिकल टकराएगा डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो बीटा पार्टिकल का ट्रैक कर्व होगा, जगह-जगह से चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को, ब्रोकन ट्रैक्स होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है? ये चीज़ है। बीटा पार्टिकल बाय द वे जब निकलते हैं ना, किसी सैंपल में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हो ना, तो अल्फा पार्टिकल तकरीबन सब के सब सेम एनर्जी के निकलते हैं। बीटा पार्टिकल इमिटिंग जो सोर्सेज़ होती हैं, जैसे स्ट्रोंशियम बीटा इमिट करती है, कार्बन 14 बीटा इमिटर होता है, मैंगनीज़ बीटा इमिटर है। तो जो बीटा इमिटर्स होते हैं, बीटा इमिट होता है अलग-अलग वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी के साथ। बीटा पार्टिकल्स अगर 100 बीटा पार्टिकल निकले, तो सबकी एनर्जी में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होगी एनर्जी का। इस वजह से इन ट्रैक्स में बड़ी इनकंसिस्टेंसी होती है इन बीटा के ट्रैक्स। गैमा के ट्रैक तो इससे भी पुअर होते हैं क्योंकि गैमा तो आयनाइज़ेशन में बहुत ही ख़राब होती है। तो गैमा की आयनाइज़ेशन बहुत पुअर है। तो उसके ट्रैक्स भी इसी तरीके से बहुत ही chaotic से ट्रैक्स हैं, ठीक है? इनकंसिस्टेंसी और भी बढ़ गई है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास क्लाउड चेंबर मैंने इसकी वर्किंग ऐड कर दी है, अपने वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है? मैंने इसमें एक पॉइंट बढ़ाना है, मैंने लिख दिया है ट्रैक्स थिक क्यों हैं, शॉर्ट क्यों हैं, स्ट्रेट क्यों हैं। मुझे अभी और बस ऐड करना रह गया है कि ट्रैक्स हर डायरेक्शन में क्यों हैं। तो वो ऐड करके मैं भेज दूँगा इंशाल्लाह और इसको थोड़ी बहुत लेबलिंग करके भेज दूँगा। तो आपके पास पूरा ये आ जाएगा नोट, आप इसको अपने पास कॉपी कर सही है ना? तो हमने रेडियो एक्टिविटी के 3 डिटेक्टर्स पढ़ लिए हैं। उन 3 डिटेक्टर्स में से पहला जेम ट्यूब है व्हिच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर बीटा एमिशंस डिटेक्शन एंड गामा डिटेक्शन। उसके बाद हमारे पास 2 हैं ये वाले जो स्पार्क काउंटर और क्लाउड चेंबर, ये अल्फा के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। बीटा और गामा के लिए इनकी इतनी अच्छी डिटेक्शंस नहीं होती, ठीक है? अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई हैं। अब मैंने आज ही की क्लास में एक छोटा-सा इंट्रो किया था रेडियो न्यूक्लियर रिएक्शंस का। वो तफ़सील सुन लेना बेटा। अब ये मैं अब आपके पास 2 रिकॉर्डेड लेसन्स आएँगे, एक तो ये जो इस वक़्त आप सुन रहे हैं और एक इसके बाद वाला भी है। उन दोनों को वन आफ्टर द अदर सुन लेना तो बेटा अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर कोई फॉरेनर पार्टिकल जाके लॉन्च हो जाए, ये यहाँ पे अल्फा है, कभी कुछ और भी हो सकता है। अगर एक अल्फा पार्टिकल एक स्टेबल न्यूक्लियस में जो कि सुकून से था, उसमें कोई मसले नहीं थे, स्टेबल नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, अगर एक अल्फा पार्टिकल इसमें लॉन्च हो जाए, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा। ये पार्टिकल स्टेबल से हो जाएगा अनस्टेबल। ये अनस्टेबल पार्टिकल अपनी इनस्टेबिलिटी की वजह से एक्सप्लोड हो जाएगा, टूट जाएगा 2 फ्रैगमेंट्स में। तो हम इन दोनों फ्रैगमेंट्स को बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियर और इसे बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस और जिसने इसको आके डिस्टर्ब किया इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल। तो अगर किसी पेरेंट न्यूक्लियस जो कि प्रीवियसली स्टेबल था, इस पेरेंट न्यूक्लियस में से हमने इस पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर हमने एक न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल लॉन्च करवाया, तो ये डिस्टर्ब हुआ, अपनी डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सप्लोड हो गया और ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या-क्या फीचर्स हैं, बहुत अहम फीचर्स हैं। पहले आप अच्छी तरह पिक्चर को देखें। 1 मिनट मुझे दें, मैं इसको दोबारा कनेक्ट यानी आप इसको देखते रहें पिक्चर को, 1 मिनट दोबारा जॉइन करें। चेक करना बेटा। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एक हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इस अनस्टेबल न्यूक्लियस में एक प्रोजेक्टाइल आया, इसने इसको जो ऑलरेडी स्टेबल था, नॉर्मल था, इसको अपने आने से अनस्टेबल कर दिया जो टूट गया 2 फ्रैगमेंट्स में। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन ये जो प्रोटॉन रिलीज़ हुआ है यहाँ, इस प्रोटॉन को मैं कह सकता हूँ ना कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो अगर इस होने जो भी चीज़ हुई, इसको अगर मैं केमिकल रिएक्शन की तरह लिखूँ तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक अल्फा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस है। फिर एक पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है जिसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन नज़र आ रहा होगा आपको और एक प्रोटॉन है व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज़ अगर मैं इस इक्वेशन को किसी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर एक जैसे न्यूक्लियाई नहीं है, जबकि यहाँ पे एक जैसे होने चाहिए थे।
यानी अगर यहाँ पे एक हीलियम है तो यहाँ पे एक हीलियम मिलना चाहिए था। वो इस वजह से कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आती हैं ना, वो प्रोटॉन नंबर की चेंजेस नहीं आती, मतलब कोई चेंज न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता। नो चेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। जो कुछ होता है केमिकल रिएक्शन में, बार बार इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग में हो जाता है, न्यूक्लियाई तो चेंज ही नहीं होते। और आप जानते हो किसी भी एलिमेंट की जो पहचान है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो उसका प्रोटॉन नंबर है उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो जब तक कोई चेंज न्यूक्लियस में नहीं आती, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं कहते। यानी कोई नाम चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी उस न्यूक्लियस की। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस अनलाइक केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस वो हैं जिसमें चेंज आती ही न्यूक्लियस के अंदर। और अगर चेंज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर में चेंज आई तो कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं चेंज होगी? व्हाई नाइट्रोजन विल नॉट कन्वर्ट इनटू सम अदर, यहाँ पे कन्वर्ट होगा। ये एक एग्जांपल है। मैं इस एग्जांपल को आपके लिए चेंज करता हूँ, और से देखते रहना, इस एग्जांपल को मैं चेंज करता हूँ। ऐसा हो सकता था कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की जगह हमारे पास एक बेरिलियम का न्यूक्लियस होता, जिसमें 4 and 9 नंबर्स होते। ये जो बेरिलियम का न्यूक्लियस है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ज़ाहिर है डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नाइट्रोजन डिस्टर्ब हो गया था। और ये जो डिस्टर्ब न्यूक्लियस है, अब ये कन्वर्ट होता है एक कार्बन में, और इसमें से निकलने वाला जो पार्टिकल है उसको हम खुद पहचानेंगे वो कौन सा पार्टिकल है, बाय राइटिंग एन इक्वेशन। कैसे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक हीलियम न्यूक्लियस था जिसके नंबर थे 2 and 4, फिर एक बेरिलियम न्यूक्लियस है जिसके नंबर है 4 and 9, और इसके बाद जो डॉटर न्यूक्लियस बना है उनमें से एक बन गया कार्बन का नॉर्मल न्यूक्लियस। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन नंबर और एन न्यूक्लियन नंबर दोनों कंजर्व, मतलब तब्दील नहीं होते। तो ये टोटल नंबर 6 था, तो ये 6 पूरा हो चुका है। इसका मतलब जो एक और पार्टिकल निकला है, एक और पार्टिकल, उसका प्रोटॉन नंबर 0 होगा। जो भी है, उसका प्रोटॉन नंबर 0 होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर पूरा हो चुका, कंजर्व होना चाहिए। अगर ये 2 + 4 6 था तो इसको 6 मिल गया, अब ये 0 ही होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ देखो, न्यूक्लियन नंबर बच्चों था 4 and 9, 4 and 9 का सम बनता है 13, और ये 12 है। इसका मतलब जो पार्टिकल निकलेगा उसका न्यूक्लियन नंबर 1 होगा। तो ऐसा ऐसा पार्टिकल जिसका प्रोटॉन नंबर 0 और न्यूक्लियन नंबर 1 हो, वह न्यूट्रॉन। इसका मतलब आप किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये निकाल सकते हो कि निकलने वाला पार्टिकल कौन होगा, कैसा होगा, इस तरीके से। क्योंकि क्या कंजर्व्ड है, न्यूक्लियर प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व्ड है और न्यूक्लियन नंबर भी कंजर्व्ड, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व्ड होते हैं। इसी तरीके से एक और रिएक्शन देख लेते हैं। आपको ये याद नहीं करना कि अगर ये लॉन्च होगा तो बनेगा क्या, वो सब देंगे आपको। आपसे ज़्यादा में ज़्यादा पूछ सकते हैं कि निकलने वाला एडिशनली पार्टिकल एक और कौन-सा है? मिसाल के तौर पे एक और रिएक्शन की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस रिएक्शन में नहीं ना, इस रिएक्शन में हमारे पास जो पेरेंट है, वो एक लिथियम का स्टेबल न्यूक्लियस है। लिथियम के नंबर होते हैं बेटा, प्रोटॉन नंबर 3 और ये 7। और इसमें इस दफ़ा जो प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च करवाया है, वो प्रोजेक्टाइल कोई अल्फा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एक सिंगल प्रोटॉन है। प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं ना, P उसका सिंबल, उसमें प्रोटॉन नंबर 1 है और उसका मास नंबर 1 है, मतलब न्यूक्लियन नंबर। तो एक प्रोटॉन लॉन्च किया गया। जब प्रोटॉन लॉन्च हुआ इसमें, तो ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है 2 हीलियम न्यूक्लियाई में, यानी 2 अल्फा पार्टिकल में। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और इसमें से एक और अल्फा निकलता है। नाउ इफ आई राइट द इक्वेशन, आई राइट लेफ्ट साइड पे एक प्रोटॉन है जो कि ज़ाहिर है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और एक लिथियम का न्यूक्लियस है। और ये जो कन्वर्ट हुआ है हाइड्रोजन और लिथियम, ये कन्वर्ट होके हमें क्या दे रहे हैं? ये हमें दे रहे हैं एक हीलियम का न्यूक्लियस और एक और हीलियम का न्यूक्लियस। अब चेक करते हैं कि क्या कोई और पार्टिकल निकलने की गुंजाइश है? कैसे? देखो बेटा, प्रोटॉन नंबर था 1, 1 + 3, ये क्या हो गया? 4, तो ये 2 + 2 4, तो पूरा हो गया। इसका मतलब जो भी चीज़ सोचो उसका प्रोटॉन नंबर कम से कम 0।
न्यूक्लियर नंबर देखते हैं, न्यूक्लियर नंबर था 1 एंड 7, हो गया पूरा 8। इसका मतलब हमारे पास तीसरा कोई पार्टिकल यहाँ पे नहीं निकल रहा, ये दोनों। तो ये चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं क्या? मैं दोबारा बोलता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ चेंज इनसाइड अ न्यूक्लियस। ये चेंज कैसे कैसे हो सकती है? दो तरीकों से। ये चेंज किसी पार्टिकल को लॉन्च करवा के हो सकती है, या ये चेंज किसी न्यूक्लियस की एनर्जी, किसी न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी प्रोवाइड करने से भी हो सकती है, बहुत हीट करने से भी ये काम हो सकता है। फिलहाल आप लॉन्च करने से समझें, ठीक है ना? अच्छा, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? मैं एक दफा रिपीट करूं बेटा, कि an unstable nucleus undergoes a reaction. It explodes into fragments which we call daughter nuclei. तो डॉटर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें और पेरेंट न्यूक्लियाई में जो प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर है वो हमेशा कंजर्व, राइट। लेकिन एक नई बात ये है कि जितना टोटल मास पेरेंट का होता है उतना टोटल मास डॉटर का नहीं होता। डॉटर के पास मास की वैल्यू हमेशा कम होती है। अगर पेरेंट साइड का जो मास है टोटल, इसे मैं कह लूँ मास ऑफ द पेरेंट साइड टोटल, और जो डॉटर साइड का मास है वो बन गया एम डी डॉटर, तो हमेशा बेटा अनकंडीशनली ऑलवेज, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन जो आप अपने ए लेवल में जाके पढ़ेंगे भी, इन मोस्ट केसेस मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। कुछ मास जाया हो जाता है, वो जो जाया होता है ना मास, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इनाहिलेट हो जाता है, मतलब समझो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है। उसे मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई न्यूक्लियन नंबर तो कंजर्व था, वो तो चेंज नहीं हुआ, मास कैसे चेंज हो गया? न्यूक्लियन नंबर तो चेंज नहीं हुआ है, मास कैसे चेंज हो गया? क्योंकि बच्चों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि किसी प्रोटॉन का मास किसी न्यूट्रॉन के मास से कम है ना आपको? तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूक्लियन नंबर तो चेंज नहीं होता, लेकिन मास चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में कम है। इस वजह से अगर किसी रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो मास नंबर चेंज नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन मास इन ग्राम्स चेंज होता है। इस वजह से किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ द पेरेंट होता है वो मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई से हमेशा ज़्यादा ही होता है, और जो डिफरेंस होता है उसको डिफेक्ट बोलते हैं, और जो मास डिफेक्ट है उसको डेल्टा एम से शो करते हैं, और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट व्हाट एनर्जी इज रिलीज्ड? आपने आइंस्टाइन का एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी इन पावर में E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये E इक्वल्स टू mc स्क्वायर में हम इसको रख देते हैं और निकाल देते हैं व्हाट एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें बच्चों c जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ इसकी वैल्यू। इसका स्क्वायर करें ना तो एक बहुत ही कोई खौफनाक वैल्यू बन जाती है, 9 × 10⁻16। इसका मतलब है अगर ये छोटा सा भी मास है ना, छोटा सा भी मास जाया हुआ है तो एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस अनलाइक केमिकल रिएक्शंस एंडो एक्सो नहीं होते, वो हमेशा एनर्जी रिलीज ही करते हैं, क्योंकि एनर्जी इसलिए हमेशा रिलीज करते हैं कि मास हमेशा जाया हो रहा होता है। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है बच्चों, लेकिन वो आप नहीं पढ़ेंगे। आपके लिए जनरली nuclear reactions are energy releasing transitions as a small fraction of the mass of the parent nuclei converts into energy and release, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? हीट, लाइट, रेडिएशन, गैमा, क्या होगा? तो गौर से सुनना, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होती है वो इन फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बनती है। इस वजह से हर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो डॉटर न्यूक्लिया हैं, वो हाई स्पीड पे भाग रहे होते हैं बाहर न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट है, थोड़ा बहुत जो एनर्जी होती है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी काइनेटिक में बन जाती है। अब जब ये रेडिएशन के सॉरी जो फ्रेगमेंट्स हैं जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से यहाँ वहाँ भागेंगे तो एयर में ही निकलेंगे ना, तो एयर के पार्टिकल्स को टकराएँगे ये। एयर के पार्टिकल्स को टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको दे देंगे, डिलीवर कर देंगे।
एयर के पार्टिकल्स जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो उनका तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसकी थर्मल एनर्जी का कंटेंट होता है। ज़्यादा हीट का मतलब होता है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। जब इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हीट अप हो जाएँगे और हमारे मीडियम्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से टेम्परेचर राइज़ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हीट रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ तो काइनेटिक की फॉर्म में ही करते हैं, बट दैट सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। ठीक है बेटा? ये सारी बात हो गई कि मैंने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में डिटेल किए, थोड़े बहुत मैंने पास्ट ईयर से न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल्स ध्यान दी। देयर आर मेनी, इनके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे इसमें नाइट्रोजन वाला नहीं है, मैं भेजने से पहले उसको भी इसमें लिस्ट में नहीं है तो वो भी डाल। अब बेटा ऐसे अगली बात क्या है? बच्चों को पढ़ना है कि 2 किस्म के फेमस रिएक्शंस हैं। वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत हैं, बट 2 किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो ओ लेवल्स के बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से एक है न्यूक्लियर फिशन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन? इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन एक भारी से न्यूक्लियस में, जैसे कि यूरेनियम भारी सा न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूक्लियस में जाके बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस तो बेचारा पहले से ही परेशान है, उसको तो नेचर ने ही अनस्टेबल बनाया है। यूरेनियम का न्यूक्लियस आप जानते हो क्या होता है? यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स होते हैं, 92 प्रोटॉन, और उसमें 143 न्यूट्रॉन्स हैं, 235। तो इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन होने की वजह से वो तो नेचुरली परटर्ब्ड है, नेचुरली डिस्टर्ब्ड है, उसको बड़ी परेशानी है उसके अंदर, ऑलरेडी अनस्टेबल है। और अगर आप इसे कुछ ना करें, इस मतलब इसे कुछ ना होने दें, तो कुछ ही देर में ही अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल के थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ा हुआ है आप बच्चों ने इसको, कि यूरेनियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिटर होता है। अगर वो अल्फा एमिट करता है तो वो बन जाता है थोरियम, जिसके नंबर्स 90 और 231 होते हैं। तो अगर कुछ ना हो तो ये थोड़ी देर में तो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा पार्टिकल ना। लेकिन अभी क्या है कि जब न्यूट्रॉन इसके अंदर, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक और न्यूट्रॉन लॉन्च कर दूं तो न्यूट्रॉन से तो पहले ही तंग हुआ हुआ था, इतने ज्यादा 143 के करीब न्यूट्रॉन्स थे। तो एक और न्यूट्रॉन आ जाएगा, एक और मेंबर आ जाएगा, तो इस फैमिली को जो पहले से डिस्टर्ब्ड है उसको और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। अब ये फैमिली और मजीद अनस्टेबल होगी, और इतनी अनस्टेबल होगी कि इसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से ये फैमिली दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये जो दो चीजें निकलेंगी इनकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। इनमें से एक हो सकता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन, जो यहाँ पे भी बना हुआ है। इनमें से एक और हो सकता है स्ट्रोंशियम और जीनॉन भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि बनेगा क्या। पहली बात ये कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, यानी ये जो रिएक्शन है हम इसे कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू मीडियम साइज्ड डॉटर न्यूक्लियाई। बेरियम क्रिप्टॉन 92 और 143 के नंबर्स हैं, और ये 235 है, यानी छोटे न्यूक्लियाई हैं। तो हम कहते हैं फिशन बेसिकली इज अ स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू मीडियम साइज्ड डॉटर न्यूक्लियाई। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से 2 या 3 या 4 फ्री न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब होता ये है कि ये जो फ्री न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ये मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियाई में जाके बैठ जाते हैं। ये उनको डिस्टर्ब करते हैं, और वो तीनों जाके बैठते हैं, वो तीनों डिस्टर्ब होंगे, टूटेंगे, तो उनमें से उनके बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन निकलेंगे। साथ में तीनों में से 3-3-3 यूरेनियम न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। हम कह सकते हैं अब ये 9 न्यूट्रॉन्स जो निकलेंगे, ये 9 यूरेनियम को जाके एक्सप्लोड करेंगे और वहां से 27 न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे। ऐसे तो ये चेन बन जाएगी, और ये चेन एक अनकंट्रोल्ड चेन होगी। इसलिए अनकंट्रोल्ड चेंज होगी बच्चों कि अगर इसने पहले स्टेप के ऊपर एक यूरेनियम को तोड़ के उसमें से एनर्जी की ई वैल्यू रिलीज करवाई थी, तो अगले स्टेप ही के ऊपर मेरी एग्जाम्पल में तो ये 3 ई इमिट करवा रहा होगा, अगले स्टेप के ऊपर 9 ई इमिट करवा रहा होगा, अगले स्टेप के ऊपर 27 ई इमिट करवा रहा होगा। ये एनर्जी तो जो रैपिडली बढ़ रही होगी, ये तो कंट्रोल ही नहीं हो सकती, इससे तबाही मचेगी, ये नुकसान पहुंचाएगी, कि इतना टेम्परेचर राइज देगी जो लाइफ्स के लिए, वो ह्यूमन लाइफ्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो,
उनके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी ये हीट। इससे एक्सप्लोजन्स यानी इससे नुकसान होगा। ये बेसिकली एक एटॉमिक बॉम्ब की बेसिक स्कीम ऑफ वर्किंग है। मैंने 3 यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इसमें एक आध और डाल दूँ। 3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने यूरेनियम की अ, डाली हैं फिशन रिएक्शन की। लेकिन बेटा याद रखना फिशन सिर्फ़ यूरेनियम का नहीं होता, फिशन जो है वो अ, किसी और बड़े न्यूक्लियस का भी हो सकता है। यूरेनियम का मोस्ट कॉमन है, इस वज़ह से आपको एग्ज़ाम्स में दिया जाता है। ये प्लूटोनियम का या किसी और का भी हो सकता है। बड़े न्यूक्लियर का होगा बस। तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? कि फिशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू मीडियम साइज्ड daughter nuclei due to launch of a foreigner particle that increased the degree of instability that caused it to become more unstable and exploded the nucleus into daughter nuclei. ये सारे आपके पास इस तरह से डिटेल हुई। अब अनकंट्रोल्ड चेन क्या है? कि जो यूरेनियम के अंदर ये न्यूट्रॉन लॉन्च हो, ये क्या करे, एक बेरियम क्रिप्टॉन निकाल के 3 न्यूट्रॉन्स निकले। देखो बेटा ऐसे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हुए नज़र, ये 3 न्यूट्रॉन गए और ये 3 मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियाई जैसे हमारे पास ना, यूँ समझ लो कि यूरेनियम का सैंपल है, एक डब्बे में भरा हुआ है, किसी ड्रम में फ़िल्ड है और वहाँ आपने एक न्यूट्रॉन को लॉन्च करवा दिया। एक न्यूट्रॉन लॉन्च करवाया, उसने एक को डिस्टर्ब किया, एक में से निकले 3, उन्होंने 3 न्यूक्लियाई को डिस्टर्ब किया। वहाँ से निकले 9, उन्होंने 9 न्यूक्लियाई को जाके डिस्टर्ब करना है और ये चेन चलती है। ये बेटा अनकंट्रोल्ड चेन फिशन, इसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन फिशन, जिससे नुकसान ही नुकसान है, ठीक है? इससे जो आस-पास लोग होंगे वो नहीं बचेंगे, प्लांट्स नहीं बचेंगे, एनिमल्स नहीं बचेंगे, इतनी हीट होगी। बहुत डिज़ास्ट्रस होगा ये अगर रिएक्शन अंडरगो करे, ठीक है? इसके बाद अगर कुछ ऐसा किया जाए, बल्कि मैं यहाँ से बताऊँ कि अगर कुछ ऐसा किया जाए कि जो 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए थे पहले ही स्टेप पे, इन 3 में से किसी तरीके से 2 को हम आगे जाने से रोक लें, जैसे इन दोनों को रोक, कुछ तरीका सोचें, इन्हें किडनैप कर लें, इनको लालच दे के रोक लें, कर लें। तो अगर हमने इन 2 न्यूट्रॉन्स को स्टॉप करवा दिया, किडनैप करवा दिया, तो निकले ज़रूर 3 थे, लेकिन इजाज़त मिली 1 को, उसने इसको एक्सप्लोड। अब इसने जब बेरियम क्रिप्टॉन निकाल के मज़ीद 3, अब ये तो है ही नहीं ना, ये तो मौजूद ही नहीं है। अब 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से जो निकले, इनमें से भी हमने 2 को किडनैप कर लिया और हम यही प्रोसेस करते रहें, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन के रेट को हम कांस्टेंट कर सकते हैं और ये जो अनकंट्रोल्ड चेन है, ये कंट्रोल्ड चेन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन की एक पिक्चर मुझे बुक में से मैंने स्कैन की है। बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा बेटा। यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक इनिशियल न्यूट्रॉन आके स्लो न्यूट्रॉन होते हैं ये, और ये ना समझे बच्चे के न्यूट्रॉन ने आके तोड़ा है। ये नहीं समझना न्यूट्रॉन टकराया और टक्कर लगी तो 2 टुकड़े हो गए। नो, ये न्यूट्रॉन आया है, इसमें लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने के बाद इंस्टेबिलिटी राइज़ हुई है, उसके बाद ये टूटा है, ठीक है? तो यहाँ से बहरहाल इसने लॉन्च करके डिस्टर्ब किया, इसको अनस्टेबल, ज़्यादा अनस्टेबल किया। इसने बेरियम क्रिप्टॉन जो निकाले वो तो इन्होंने दिखाए भी नहीं, इन्होंने दिखाया 2 न्यूट्रॉन बाहर निकले। मेरी पहली एग्ज़ाम में 3 न्यूट्रॉन थे ना, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में और भी डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। तो अगर ये 2 न्यूट्रॉन यहाँ से निकले हैं और इनमें से एक को किसी तरह से हम आगे जाने से मना कर दें और एक को जाने दें, तो फिर वो क्या, उसने 2 निकाले, हमने फिर से एक को मना कर दिया कि आगे ना जाना और एक को जाने दिया। तो इस तरह से रिएक्शन के रेट को कांस्टेंट किया जा सकता है, कंट्रोल्ड चेन बनाई जा सकती है। और अगर फिशन को हम इस तरीके से काबू कर लें, अपने कंट्रोल में ले आएँ, तो इस फिशन रिएक्शन से हम आसानी से एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं पीसफुल पर्पसेस में। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको इसके और काम किए जा सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी जो रैपिडली रेट पे इंक्रीज़ हो रही हो, 1:3 या 1:2, तो ना स्टोर कर सकते बच्चों, ना उसको हम कन्वर्ट कर सकते किसी और फॉर्म में, ना डायरेक्टली किसी कंज्यूमर के यूज़ में दे सकते उसको, तो काबू में ही नहीं आएगी एनर्जी। तो हमारे पास आज हमने पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, नोट में भेजूँगा बच्चों। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन में से न्यूक्लियर रिएक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स है, बस याद रखना। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर यानी कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर कंज़र्व्ड हैं, मास चेंज होता है, मास डीके होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है तो काइनेटिक की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ये सारी बातें तमाम न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए
जस्टिफाइड है, ठीक है? और इसके बाद उनमें से एक फेमस टाइप ऑफ रिएक्शन जो है टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई, वो मैंने आपको फिशन पढ़ाया। और इसमें अनकंट्रोल्ड चेन और कंट्रोल्ड चेन फिशन नोट बेटा मैं भेजूंगा, और इस रिकॉर्डिंग को सुनना, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाओ। ओके, हाफिज़।